हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे अपने एमसीक्यू सीरीज पार्ट नंबर 4 की, जो आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम के लिए और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के जो प्रीलिम एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए हमने बनाई है। तो हम पार्ट नंबर 5 में अगेन 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया फॉर रिमोट वोटिंग मशीन के लिए। तो आरवीएम जो है वो क्या है कि जो लोग अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के कहीं और किसी पर्पस के लिए या किसी और स्टेट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अभी उनका कुछ मान लो कोई जाना हुआ वहाँ पे काफ़ी लंबे समय के लिए वो रह रहे हैं, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस आके वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसका रीज़न ये भी बताया गया है कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी जनरल इलेक्शंस हैं उनमें वोटिंग की जो परसेंटेज है वो कम रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 वोटर जो आपके वोट डाल नहीं सकते। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिमोट वोटिंग मशीन डिज़ाइन करेगी, जिससे क्या होगा कि वो पर्सन किसी और जगह पे बैठ के उस मशीन के थ्रू अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो डोमेस्टिक माइग्रेंट को एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट है। सेकंड थिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे आप इंश्योर करोगे, वो सारी बातें आपकी जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करने वाली हैं। जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आपकी ECIL है वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसके अंडर आती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पोलर वोर्टेक्स। पोलर वोर्टेक्स क्या है, न्यूज़ में है क्योंकि यूएस में आपकी कुछ जगहों पे जो आपका टेम्परेचर है वो -48 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है, ठीक है। तो पोलर वोर्टेक्स जो है वो आपका एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर है, कोल्ड एयर, ठीक है, सराउंड करती है वो आपके जो हैं अर्थ के जो आपके पोल्स हैं, ठीक है, दोनों पोल्स जो हैं उसके अराउंड ये आपका एरिया रहता है पोलर वोर्टेक्स का। पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, लो प्रेशर एरिया, ठीक है, दो कोल्ड एयर है, इसको हम पोलर पिक भी बोलते हैं। सेकंड जो है वो आपका वोर्टेक्स, वो बोलते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो है। नो, जो आपका नॉर्थ पोल है उसमें काउंटर क्लॉकवाइज होता है, जो आपका साउथ पोल है उसमें क्लॉकवाइज होता है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअली जो ये एरिया है वो क्या हो जाता है, जब ये वीक हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे आपकी जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनके साथ ये क्या होता है, मिक्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो यूएस तक के एरियाज तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका टेम्परेचर्स डाउन आए हुए हैं। तो आपकी यहाँ पे मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में पूछा गया है। रिसेंटली आरबीआई ने 3 बैंक्स को दोबारा से अनाउंस किया है कि वो आपके डीसीब्स हैं। वो 3 बैंक्स आपके कौन कौन से हैं, एक आपका SBI, सेकेंड वन इज योर ICI एंड आपका HDFC, यानी कि 2 आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, एक आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो 3 सच बैंक्स इंडिया में हैं। 2015 में आरबीआई ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मेंटेन करना पड़ता है इन बैंक्स को एडिशनल कॉमन इक्विटी टेयर, जो आपका रिस्क वेटेड एसेट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये बैंक इतने बड़े होते हैं कि इनको टू बिग टू फेल के नेम से कंसेप्ट किया जाता है कि अगर ये फेल होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपकी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका बड़ा कस्टमर बेस होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। सेकंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को लेके है। ये आपका काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि जो आपकी कोविड की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जाता था, वो आपकी बंद कर दी गई है। और आपका जो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर आपको राइस और वीट की एंटाइटलमेंट्स 3 पर केजी और 2 पर केजी के हिसाब से मिलता था, उसको अभी फ्री कर दिया जाएगा। वो वाली जो एडिशनल आपको अमाउंट मिलती थी 5 केजी पर पर्सन, वो बंद कर दी जाएगी फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि राशन कार्ड जो होता है वो आपकी जो आपका बेनिफिशियरी हाउस होल्ड होता है उसमें वुमेन के नेम पे होता है, जो आपके 18 या 18 ईयर से अबव है, ठीक है। एक्ट जो होता है वो सिर्फ BPL फैमिलीज को कवर करता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स भी होती हैं, ठीक है, लैक्टेटिंग वुमेन्स भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ 1 और 3 स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो यूज़र्स होते हैं इंटरफेस को अपने हिसाब से
मोबाइल के थ्रू हम इनको असेस कर सकते हैं। ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज की कुछ एग्जांपल्स हैं, ये न्यूज़ में रहते हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका रिट्स का है, जो कोर्ट्स इशू करती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 32 के अंडर, हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल नंबर 226 के अंडर। मैंडामस की जो रिट होती है वो पूछते हैं विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी। मैंडामस की रिट क्या होती है कि कैसे पर्सन को कोर्ट के थ्रू बोलना कि वो पर्सन अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहा है, इसी वजह से उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट नहीं आ सकती जब तक उसका जो कनेक्शन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ या पब्लिक ड्यूटी के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैंडामस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसके अगेंस्ट आप कोर्ट्स के थ्रू रिट इशू करवा सकते हो। जो क्यो वारंटो की रिट होती है उसको हम बोलते हैं लिटरली हैविंग द बॉडी ऑफ। कहने का मतलब ये है कि पर्सन को कोर्ट के सामने पेश करूं, ठीक है, डेड और अलाइव जहाँ पे भी है वो। तो पिटिशनर जो है कोई भी ऐसा बंदा जो डायरेक्टली केस में इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक पर्सन है, पब्लिक माइंडेड पर्सन है, वो भी क्यो वारंटो की जो रिट्स है वो इशू करवा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 क्या होंगे, सही होंगे। ये क्वेश्चन भी आपका न्यूज़ में था। फनम एक टर्म है, उनको हम बोलते हैं कॉइन्स। एक्चुअली इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज़ ये है कि मेडिवल हिस्ट्री में और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको एक अलग से नोट्स बना लेने चाहिए कि उनको उस टाइम पे क्या कहते थे। ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक्स में जो दिया हुआ है वो तो मोस्टली आप कवर कर ही लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन एक्ट 1919, ठीक है। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ट्रांसफ़र और रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ डायरार्की, ठीक है। तो उसमें ये बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट्स जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर इंडियन मिनिस्टर्स जो थे उनको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार था। तो सिर्फ वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही थी, बाकी के 3 नहीं थे, ठीक है। तो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो आपका नॉर्मली ब्रिटिशर ही होता था एक, वो डिसाइड करता था। नेक्स्ट इज अबाउट द फुजीवारा इफेक्ट। यह भी टर्म जो है वो आपकी न्यूज़ में थी। इसका मतलब होता है मर्जिंग ऑफ 2 साइक्लोन्स। जब 2 साइक्लोन्स अलग सेम रीजन में सेम टाइम पे बनते हैं लेकिन वो मर्ज करने के बाद एक बड़ा साइक्लोन बनाते हैं, ठीक है, वो इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे की इंटेंसिटी स्पीड को, तो हम उसको बोलते हैं मर्जिंग ऑफ साइक्लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंट्री ऑफ ब्लैक सी। ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। यूक्रेन रशिया की डील की वजह से रशिया बंद कर देता है यूक्रेन से सप्लाई ऑफ व्हीट वगैरह को। तो हमने ये बताना है कि कौन सी कंट्री सराउंडिंग कंट्री नहीं है। टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उनमें से आर्मेनिया नहीं है, बाकी की 3 कंट्रीज़ आपकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बाकी की 3 कंट्रीज़ और कौन कौन सी, एक आपकी रोमानिया, एक आपकी बल्गेरिया, सॉरी यहाँ पे है बल्गेरिया, तो जॉर्जिया, ठीक है, एंड टर्की। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट कि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।